नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े और आज का हमारा मुद्दा है सहकारिता से समृद्धि, अन्नदाता की आय में वृद्धि। दरअसल छत्तीसगढ़ के किसानों को समृद्ध बनाने, उन्हें सहकारिता के और करीब लाने प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समिति बनाई जाएंगी। इसका सीधा लाभ प्रदेश के 25 लाख किसानों और 11,000 पंचायतों को होगा। केंद्र की मोदी सरकार की पहल के बाद राज्य के विष्णुदेव साय सरकार ने इसे जमीनी स्तर पर लागू करने का काम भी शुरू कर दिया है। सहकारी समितियां ऑनलाइन होंगी और आजादी के बाद से अब तक सहकारी समितियां कागजों पर लिखा पढ़ी कर रही हैं। सरकार ने इसके लिए साल 2029 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे, जहां मंत्री ने पूरे दिन सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, तैयारियों की समीक्षा की। इस योजना के लागू होने पर प्रदेश सहकारी समितियों की संख्या 5 गुनी बढ़ जाएगी और हर सहकारी समिति आत्मनिर्भर रहेगी। सरकार का मुख्य लक्ष्य किसानों को गुजरात की सहकारी समितियों की तरह समृद्ध बनाना है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना को क्रियान्वित करने अब उच्चाधिकारी जुट गए हैं। सहकारिता विभाग के कुछ अधिकारी इसमें भी लापरवाही कर रहे हैं। सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार सहकारिता से समृद्धि की राह में रोड़ा बन रहा है। ऐसे में सरकार को सबसे पहले भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों पर अंकुश लगाना होगा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग के सहकारी बैंक भ्रष्टाचार के मरकज बने हुए हैं। यानी कि ये चुनौती है जिस पर काम करना होगा, तभी जाकर ये जो समृद्धि की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, इसमें सफलता पा सकती है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसी पर राजनीति भी प्रदेश में शुरू हो गई है। राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले आपको सुनवा देते हैं। सहकारिता क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार में संविधान में 97वां संशोधन किया गया था। इससे सहकारिता के क्षेत्र में कानूनी और नीतिगत सुधार हुआ। डिजिटलीकरण के कार्यक्रम शुरुआत की गई। महिला युवाओं की सहभागिता उसमें सुनिश्चित हुई है। वैश्विक सहयोग की दिशा में काम किया गया है। सहकारी बैंकों को बेहतर बनाया गया है और वही कार्यक्रम आज भी चल रहे हैं। बीते 10 वर्ष में मोदी सरकार ने सहकारिता को और बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया है। भाजपा नेताओं के बयान में जरूर सहकारिता को लेकर बेहतर बनाने की बातें सामने आती है, लेकिन वो इनके कार्यक्रम में दिखता नहीं है। सहकारिता क्षेत्र आज भी अगर मजबूत है तो कांग्रेस सरकार के 97 संशोधन के चलते ही मजबूत है। भाजपा तो हर क्षेत्र को खत्म करना चाहती है। ऐसे में अमित शाह जी को ये बताना चाहिए कि वो सहकारिता मंत्री रहते हुए उन्होंने सहकारिता क्षेत्र के लिए क्या नया काम किए हैं, क्योंकि जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो कांग्रेस सरकार की देन है। ये सहकार से समृद्धि का उत्सव जो है माननीय अमित शाह जी ने इसका नारा दिया है और उसको समृद्ध करने के लिए सहकारी समितियां जो है हमारे पूरे देश में, उसको समृद्ध करने के लिए एक प्रयास किया है जो आज तक इसके पहले कभी नहीं किया गया। आप देखेंगे कि इस मंत्रालय को इन्होंने अलग कर दिया और उसके केंद्रीय मंत्री जो है माननीय अमित शाह जी हैं और उसका जीता जागता उदाहरण है कि हम जो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे सिर्फ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, पहले पैक्स जिसको बोलते हैं, पैक्स मात्र जो है 1100 थी, आज 2058 है। ये अपने आप में उपलब्धि है। चाहे सहकारिता के रूप में भंडारण की क्षमता बढ़ाने की बात हो, चाहे जैविक दवाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई की बात हो, चाहे वो किसी भी गरीब को अपने स्तर को उठाने की बात हो, समिति के थ्रू जब वो कार्य करता है, समिति किसी भी समिति के थ्रू, तो वो उठता है क्योंकि वो यूनिटी में काम करता है। फायदा लाभांश की मेहनत का सबको बराबर मात्रा में मिलता है। इसी वजह से आज जो है सहकार उत्सव मनाने की जो प्रयास है माननीय ये इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो अमित शाह जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है कि सहकारिता के क्षेत्र में तमाम काम किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर सहकारी समितियों का सशक्तिकरण होगा तो सीधे तौर पर इसका लाभ किसानों को होगा, देश को होगा, प्रदेश को होगा, यानी कि समुचित विकास यहां पर होगा। इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका परिचय करवा देती हूँ। मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी डॉक्टर गंधर्व पांड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही मीडिया पैनलिस्ट कांग्रेस अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी। सबसे पहले डॉक्टर गंधर्व पांड्या जी आपके पास मैं आना चाहती हूं, क्योंकि सबसे पहले तो बधाई। अगर
जो बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हर ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें प्रदेश भर में फिलहाल मौजूद हैं, तो संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर सहकारी समितियों की संख्या बढ़ती है तो किसानों को जाहिर तौर पर इसका लाभ होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सब कुछ हमारी देन है और बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है। इसके साथ ही दो बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने रहेंगी अगर आगे इसमें काम किया जाता है, जो भ्रष्टाचार के लगातार मामले सामने आते रहे हैं। इसके साथ ही धान खरीदी जब शुरू हुई थी तो उसके पहले हमने देखा था कि प्रदर्शन कर रहे थे जो सहकारी समिति के जो कर्मी थे। ये दो बड़ी चुनौतियां भी होंगी, कैसे इन चुनौतियों के पार पाएंगे? आपका पहला रिएक्शन, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सहकारिता मंत्रालय है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि सहकार्य मिलकर सबके लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए एक अच्छा कार्य किया जा सके, जिसमें समाज में जो एक भेदभाव की स्थिति है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जाए। उसके लिए हमने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हमारे केंद्रीय नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी द्वारा की गई। आज छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, जो धान खरीदी की अभी आप बात कर रहे थे कि कर्मचारी हड़ताल में थे, तो 6 साल में पहली बार अगर किसी ने 25% वेतन वृद्धि की और उनकी मांगों के लिए एक समिति गठित की तो भारतीय जनता पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य ही यही है, सबका साथ सबका विकास। और सहकारिता को आप देखेंगे तो सभी के सहयोग से किया गया एक कार्य, जिसका मूल मंत्र हो गया, वही काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको एक डिजिटलाइज्ड मॉडल के माध्यम से भी हम जोड़ेंगे और सहकारिता समिति का काम केवल सिर्फ धान खरीदी, धान उपार्जन और ये सारी चीजें को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए उससे मल्टीपर्पस एक पब्लिक केंद्र बनाएंगे हर ग्राम पंचायत में, जिससे लोगों को, किसानों को डायरेक्ट लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ में मैपिंग की जा रही है कि कहीं अगर सूखा पड़ता है तो वहां इन समितियों के माध्यम से जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके, जिससे हमारी जो वसुंधरा है, मातृभूमि है, उसको संचित कर सके, जिससे हमें ध्वान स्वरूपी फल प्राप्त हो सके। इस प्रकार की अनेक योजनाएं सहकारिता मंत्रालय के द्वारा आदरणीय केदार कश्यप जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। और अभी भी आप देखेंगे तो जो हमारे बस्तर के, सरगुजा के वनांचल क्षेत्रों के जो ग्राम पंचायत है, वहां पर भी अभी सहकारिता समिति पैक्स के माध्यम से बहुरूपी काम कर रही है, जिसमें वो लोगों को आर्थिक सहायता, रुपए कार्ड उपलब्ध कराना किसानों को, ताकि उनकी उन्नति हो सके। और अभी मक्के की फसल के लिए अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने प्रोत्साहित किया था कि छत्तीसगढ़ में भी मक्के की फसल को उगाया जाए, जिसका केंद्रीय सरकार अभी बहुत ही अच्छा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी गांव में रहने वाले अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए भी पूर्ण चिंता के साथ कार्य कर रही है, ताकि उनका भी लाभ हो सके और उन्हीं के साथ साथ पूरे प्रदेश की प्रगति हो सके। बिल्कुल अभिमन्यु जी, लगता है बीजेपी पूरी तैयारी से आई है, होमवर्क करके आई है, क्योंकि अभी तो आपने सवाल नहीं किया कि क्या कुछ किया गया है। जैसे कि आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है, सहकारिता मंत्रालय का गठन बस कर दिया गया है, लेकिन कुछ काम 2 साल में हुआ नहीं है। लेकिन ये तमाम पॉइंट्स उन्होंने गिनाए हैं कि क्या कुछ किया जा रहा है और अभी तक किया गया है। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, मैं साथी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जी बिल्कुल, जैसा कि सहकारिता की जो मुख्य उद्देश्य है, किसान से लेकर के कृषि को समृद्ध बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना, ये बिल्कुल सही सोच की ओर ले जाते हुए ही देश में इस बारे में नियम लाए गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा 97वां संशोधन जो है 2011 में सहकारिता के लिए ही भारतीय संविधान में हुआ था, जिसमें सहकारिता को प्रत्येक व्यक्ति तक के पहुंचाने का कार्य किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सहकारी समिति बनाने का हक रखता है। अब बता रहे हैं काम काज के बारे में, बिल्कुल सवाल तो, क्योंकि सवाल तो हम विपक्ष से सवाल करने का काम करेंगे ही। अभी हाल ही में जिस प्रकार से देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में से बातें आ रही हैं कि लगातार जो पीक समय रहता है उस समय खाद मिल नहीं पा रही है, वहां के किसानों को तो बहुत सारी जो गड़बड़ियां सहकारी समितियों में सामने आ रही है, कहीं पे सचिव तो कहीं पे जो लेखापाल होते हैं उनकी मनमानी सामने आ रही है। इस प्रकार की चीजों पे जरूर ध्यान देने की बात होगी। और जहां बात किसानों की समृद्धि की होगी और जनता की समृद्धि की होगी तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी उनको साथ में खड़ी दिखाई देगी। और बात ये है कि ये लोग कांग्रेस के काम को नकारने की कोशिश करते हैं, हम इनके कामों को नकारने की कोशिश नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि हमने सहकारिता में क्रांति लाई, तो सहकारिता में देश में पहले भी बहुत सारा काम हो चुका है और उस काम को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिस प्रकार के काम आपके होंगे
उस प्रकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की मैंने अभी बात बताई, चंदौली जिले की बात है, अभी कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ देख रहा था कि वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे थे क्योंकि उनको खाद नहीं मिलता, वहाँ सचिव और लेखापाल के खिलाफ वो लोग शिकायत कर रहे थे। इस प्रकार की चीज़ें सामने ना आए, जो नई योजना आ रही है तो योजना का सीधा-सीधा लाभ जो ग्रामीण और किसान के लिए जो योजना आती है उसको मिलना चाहिए। यही हमारी विपक्ष की तरफ से बात होगी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार होता है, अगर बात करें कर्मियों से लेकर अधिकारियों तक, तो सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार है। लेकिन बीजेपी यही कह रही है कि ठीक है, अगर ऐसे मामले सामने आते हैं, संज्ञान में लिया जाता है, तो कार्रवाई भी हो रही है। और इसके साथ ही हमने बिलासपुर में भी देखा कि तुरंत वहां पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई भी हुई। जी, ज़रूर कार्रवाई भी हो और साथ-साथ ये भी ध्यान रखें कि किसानों को सबसे पहले तो नुकसान ना हो, उनका काम हो जाए। जैसे कि अभी मैं बताया कि उत्तर प्रदेश में पीक जो गेहूँ की फसल का समय रहता है, उस समय खाद नहीं मिल पाया। जबकि जो सहकारी समितियों ने बताया कि हम खाद बाँट चुके हैं और किसान कहते हैं कि हमें खाद नहीं मिला। तो ये सब परेशानी, इसमें कार्रवाई आगे चल के हो जाएगी, आप निलंबित भी कर देंगे, आप कार्रवाई भी कर देंगे, लेकिन जो किसान का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन जो काम में कम से कम जो सुचारूपन है, वो बाधित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। बिल्कुल, काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसी की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर गंधर्व जी, आपसे सवाल है कि कहा जाता है कि जो धान है उसका भारी मात्रा में यहाँ पर भंडारण हो जाता है, खरीदी होती है, लेकिन उसका ठीक से रखरखाव नहीं हो जाता, धान सूख जाता है और कर्मी भी लगातार यही कहते आए कि फिर खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो कुछ इस तरह की समस्याएं वहाँ पर सामने आ रही है, जो बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इनका सामना कैसे करेगी बीजेपी? देखिए, अभी हमें केंद्रीय नेतृत्व से मंजूरी मिल चुकी है कि 1,45,000 मीट्रिक टन धान रखने की क्षमता के अनुरूप हम भंडारण केंद्रों का निर्माण अलग अलग सहकारी समितियों की जहां पर स्थापना है, जिला के हिसाब से, पंचायत के हिसाब से, उसको करेंगे। उसमें निर्माण भी कई जगह चालू हो चुके हैं। और हमारे साथी भाई अभिमन्यु जी अभी कह रहे थे कि खाद में जो लापरवाही हुई, इस प्रकार की चीजें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही, तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। पर मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्व में भूपेश बघेल जी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो किसानों ने तो सामने आकर सोशल मीडिया में अनेकों प्लेटफॉर्म में वीडियो बनाकर दिखाया है कि खाद के नाम पर गिट्टी रेती मिट्टी दे दी जाती थी। तो इस प्रकार की चीजें जब कांग्रेस बोलती है तो उन्हें कम से कम अपने गिरबान में एक बार झांक लेना चाहिए कि उन्होंने क्या कृत्य किए हैं। उस समय तो इस चीजों पर कोई कार्यवाही भी नहीं थी, कोई गंभीरता से इस विषयों को लेकर नहीं जाया जाता था। हमने जब वादा किया कि हम आएंगे और हम 3100 रुपए की दर से धान खरीदी करेंगे, आज छत्तीसगढ़ में 5-5.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का हमारा लक्ष्य है। 3100 रुपए की दर से हम धान खरीदी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि हमारे जो सहकारिता कर्मचारी हैं, वो पूर्ण अपनी ताकत लगाकर वहां पर काम कर रहे हैं, किसानों से धान खरीद रहे हैं और किसानों को उनका उचित लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, धान खरीदी को लेकर लेकिन लगातार आरोप लग रहे हैं। बम्पर खरीदी तो हो रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि 15 ही क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। 21 क्विंटल की बात जैसे कि पहले कही जा रही थी, खरीदा नहीं जा रहा है। कई तरह से शिकायतें यहाँ पर मिल रही है। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट किया है, उन्होंने आकर मीडिया प्लेटफॉर्म में भी कहा है कि पूर्ण 21 क्विंटल धान की ही खरीदी की जा रही है। अगर कहीं किसी कारणवश नहीं हो रहा तो वहां पर जो भी संबंधित लोग हैं उन पर उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है किसानों के लिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, मैं एक बार चेक करके वो नंबर, कि किसी भी किसान को अपना धान बेचने में अगर कोई भी समस्या आ रही है तो टोल फ्री नंबर के माध्यम से उसमें शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल, ये तमाम यहाँ पर उपाय किए जा रहे हैं ताकि जो किसान हैं वो कम से कम परेशान ना हो। अभिमन्यु जी, बीजेपी तो कह रही है कि अगर शिकायतें कहीं पर भी होती है तो हम तुरंत एक्शन लेंगे, हेल्पलाइन नंबर भी बाकायदा यहाँ पर जारी किया गया है। लेकिन जैसे पहले हम सहकारी समितियों की बात कर रहे थे, तो संख्या बढ़ाई जा रही है, इसी को लेकर बातचीत हो रही है कि कई तरह की चुनौतियां यहाँ पर सामने आ सकती है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी सहकारी समितियों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई थी और कई तरह की शिकायतें वहां पर भी सामने आई थी, भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए थे। यानी कि जो समस्या है तब से बनी हुई है, अभी तक यही समस्या आगे बढ़ती जा रही है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप
अंतर देखिए कांग्रेस और बीजेपी में, हम समग्र विकास की बात करते हैं, किसान हित की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं और ये केवल कांग्रेस पर आरोप लगाने तक के सीमित रह जाते हैं। आप देखिए बात की शुरुआत हुई, मैंने कहा कि किसानों का काम नहीं रुकना चाहिए, कार्रवाई आगे पीछे हो, लेकिन जो उनका समय होता है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पुरानी बातें याद दिलाई। अब आपके समय में अगर कुछ गलत होता है तो अधिकारी की गलती और हम कार्रवाई करेंगे, और हमारे समय में अगर कुछ गलत हुआ था तो अधिकारी की नहीं, वो भूपेश बघेल जी की गलती। तो इस प्रकार से दोहरे चरित्र चल नहीं पाएंगे। आप स्वयं देखिए किसानों की आज ये बात कर रहे हैं, किसानों की बात आज ये क्यों कर रहे हैं, किसानों की बात आज ये भूपेश बघेल जी की वजह से कर रहे हैं। आप देखेंगे तो 2018 के पहले किसान आत्महत्या का क्या रेट था छत्तीसगढ़ में। आज जो ये 3100 रुपए की बात करते हैं, इनसे पूछिए कितने राज्यों में 3100 रुपए देते हैं धान का मूल्य। वो क्योंकि यहाँ पे हमारा मैनिफेस्टो देखिए वही 3000-3200 के आसपास था, 2023 का मैनिफेस्टो वही लगभग इन्होंने रखा। इन्होंने पहले तो कभी समर्थन मूल्य नहीं दिया, यहाँ तक के बोनस के लिए तरसाया। और ये जो आप किसान समृद्धि और विस्तृत चीजों की बात करते हैं, तो हम तब भी विरोधाभासी बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब अगर विरोधाभासी बातें बीच में लाते हैं तो इन्हें भी याद दिलाना पड़ेगा कि इनके समय में किसानों की क्या स्थिति थी। आज जब हमने उनका कर्जा माफ किया, आपको पता होगा लगभग 15 लाख पंजीकृत किसान रह गए थे, आज 25 लाख से ऊपर पंजीकृत किसान हो गए हैं सिर्फ 2018 से लेकर 2023 के बीच में। मतलब कहीं ना कहीं हमने किसानों की ओर ध्यान दिया, तभी किसानी की ओर छत्तीसगढ़ के रहवासियों का और झुकाव हुआ। हमने 2500 देना शुरू किया, हमने उसके बाद भी, आपने हमें एक मुश्त देने से अटकाया, उसके बाद भी हमने 2500 दिया। जब आपने बढ़ाया हमने भी उतना बढ़ाया, 140 दिया। आप तो नहीं दे रहे हैं 100, अभी 117 रुपए बढ़ाकर जो केंद्र ने दे रहा है, आप तो 117 रुपए नहीं बढ़ा रहे हैं, वो 117 रुपए आप लोग खा गए। उसके अलावा जो शिकायतें आ रही हैं, आपको मुख्य मैं बताऊं, शिकायतें तो किसानों की तरफ से आ रही है ना। किसान तो आंदोलन करते बैठे हैं, चाहे आप कबीरधाम में देखिए, चाहे आप बिलासपुर के पास वहां कोई जगह है बिलासपुर के, वहां कल या परसों किसान आंदोलन पे बैठे हुए थे, चक्का जाम की वजह से 2-3 जगह चक्का जाम की बातें सामने आई हैं। टोकन ऑनलाइन नहीं कट पा रहे हैं, उसकी बातें सामने आई हैं, वो भी शिकायत है। सर्वर डाउन रहता है। जो लघु सीमांत किसानों को 3 की जगह 2 टोकन कर दिया गया है, उसमें भी शिकायत है। आप बोल रहे हैं कई जगह 15, कई जगह 10 क्विंटल, कई जगह 12 क्विंटल, कई जगह 15 क्विंटल, कई जगह 17 क्विंटल ऐसा भी खरीदा जा रहा है। और 3100 रुपए भी एक मुश्त नहीं दिया जा रहा है। आपको मैं जानकारी दे दूं, कई किसानों की ये बात आई है, किसान नेता भी हमारे साथ कल एक डिबेट में जुड़े थे, उनको बताया जा रहा है कि आप 2300 रुपए देते हैं, बाकी बाद में देंगे या बाद में आपके खाते में आ जाएगा, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये सब जो शिकायतें आ रही हैं, तो शिकायतें किसान कर रहे हैं बिल्कुल, ना। लेकिन और वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना शिकायतों का अभिमन्यु जी, निराकरण वो तो करने का काम एक्सेप्ट कर रहे सरकार हैं का है। कि जो भी आप आपत्ति आप जता रहे निराकरण हैं, करेंगे। एक मिनट, आपत्ति जो आप जता रहे हैं, शिकायतों की जो आप बात कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जो भी शिकायतें आ रही हैं तो उनका निस्तारण किया जाएगा। टोकन की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने, इनके मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उन्होंने खुद कहा कि आगे ये व्यवस्था जो है वो सुधार ली जाएगी। एक्सेप्ट करने के बाद इस पर कार्रवाई, एक्शन की बात भी तो कही जा रही है ना। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ सिर्फ शिकायत की बात नहीं है, यहाँ चक्का जाम करके किसान बैठे हैं, उनका समय बर्बाद हो रहा है, तो उनका सुनवाई कौन, इनको उनकी बात सुनने के बजाय ये तो विपक्ष पे आरोप लगाने पे अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। ठीक है, डॉक्टर गंडर जी कह रहे हैं कि किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है, किसानों की कोई सुन नहीं रहा है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है कांग्रेस पार्टी पर। अभी तक 9 लाख मीट्रिक टन खरीदे, कहाँ से 160 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे लोग, कहते हैं। जवाब ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने पहले कहा, टोल फ्री नंबर मैं बता देता हूँ, 0771-242-5463। ये टोल फ्री नंबर है। किसी भी किसान भाई को अगर तकलीफ हो धान बेचने में, या अगर शिकायत हो कि बराबर खरीदी नहीं हो रही, तो इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे भाई जिस प्रकार का आरोप लगा रहे थे कि हमने राशि ये कर दी, भूपेश बघेल जी ने ये कर दी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो अजीत जोगी जी जो दर देते थे वो 534 रुपए था धान का दर, जिसको डॉक्टर रमन सिंह जी ने बढ़ाते हुए एक कुछ सम्मानजनक राशि में आया, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य को पहचान मिला कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य धान के कटोरा के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। तो आप जब इतिहास की बात करते हैं और अपनी बातें करते हैं, जो अभी शिकायतें आ रही हैं उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए जो जो उसमें स्टेप्स लेने चाहिए, जो जो वहां पर अधिकारी नियुक्त हैं वो वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं और उचित कार्रवाई की जा रही। और किसी भी किसान भाई के साथ अन्याय नहीं होगा,
इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की शिकायत है तो टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं, उचित से उचित कार्रवाई होगी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, ऑनलाइन की बात आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन की जाएगी इसकी प्रक्रिया, लेकिन देखिए विडंबना ही कहेंगे कि आज़ादी के बाद से अब तक ये सिर्फ मैनुअल काम हो रहा है, इस पे सिर्फ कागजों पे ही काम हो रहा है और इसी वजह से कई तरह की परेशानी किसानों को अभी तक होती है। तो 2029 का चूंकि अभी तक लक्ष्य रखा है, इस बारे में अभी तक क्या कुछ किया गया है, इसकी प्रोसेस कहाँ तक पहुंची है, आगे क्या किया जाएगा, ये सभी कुछ आपसे समझेंगे। देखिए, इसमें डिजिटलाइजेशन के लिए पैक्स के माध्यम से सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा भी कहा गया है कि जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन्हें हम एक डिजिटलाइज्ड वे में 2029 तक के सभी को जोड़ लिया जाएगा, जिसके दस्तावेज पूर्ण है और सारी चीजें जो डेटाबेस है उसको एक कंप्यूटराइज्ड डिजिटलाइज्ड वे में स्टोर करके रखा जाएगा, जिससे आने वाले समय में किसानों को बहुत ही आसानी हो और जो ये हमारे सहकारिता समिति के सहयोगी दल हैं, कर्मी हैं, वो आसानी से किसानों का चाहे टोकन कटाना हो, चाहे उनकी खेती की बात हो, चाहे उनके खेत की कंडीशन हो कि खेत का सॉइल का क्या स्थिति है अभी, या वहां पर किस प्रकार से जल की व्यवस्था की जाए, जल संचालन की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए और देखने के लिए हमारी सरकार इसको डिजिटलाइज्ड कर रही है। और पूर्व में भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पहल के द्वारा ड्रोन दीदी का भी हमने एक कॉन्सेप्ट लाया, जिसके द्वारा वो खेतों का हम निरीक्षण कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी के साथ हमारे ग्राम उद्योगों को भी एडवांस कर रहे हैं, जिसमें हरित क्रांति और जो क्रांतियां आई पहले क्योंकि सहकारिता नहीं था, तो ये सब सहकारिता और सहयोग से चीजें संपन्न हुई। इसको अगर नियोजित तरीके से कोई करने का कार्य कर रहा है आज, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल, अभिमन्यु जी, आपको क्या लगता है कि अगर इसका ऑनलाइन इसको कर दिया जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता कि अगर डिजिटलाइजेशन हो जाता है तो ये जो भी समस्याएं एक एक करके सामने आ रही हैं सबका तुरंत निस्तारण हो जाएगा और ऐसी शिकायतें आगे नहीं आएंगी। सहमत हैं आप, संतुष्ट हैं? जी, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो वो समय ही बताएगा, क्योंकि सबसे पहला जो इन्होंने अभी डिजिटल टोकन का काम किया है, कल ही मेरी एक तो किसानों से बात हो रही थी, डिजिटल टोकन जो उन्हें लेने में परेशानी सबसे पहले तो ये आ रही, सर्वर डाउन की परेशानी बात की है। ज्यादातर किसान स्मार्टफोन यूज नहीं करते, ये सबसे बड़ी परेशानी है। तो वो टोकन कहाँ से कटाएं? तो उन्होंने, अगर गंधर्व जी को जानकारी होगी, तो उन्होंने एक मांग की है कि हमारे लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था की जाए कि हम ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी टोकन कटा सकें, क्योंकि हर जो किसान है वो ऑनलाइन टोकन कटाने की उसके पास व्यवस्था नहीं है। ये एक पहली चीज हो गई। उसके बाद इनके वादे तो ऐसे हैं, वादा तो इन्होंने ये भी किया था सरकार में आने के पहले, अगर इनको याद दिला दूं, मैं इनके मैनिफेस्टो में था कि हम हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति के माध्यम से धान खरीदी करेंगे और वहीं पेमेंट होगा, नगद पेमेंट, वो एक मुश्त। तो ये सब बातें भी अभी जो खरीदी चालू हो गई, कहीं तक दिख नहीं रहा है, कहीं तक के सेंटर बढ़ा दिए गए हैं और जो नॉर्मल जिस प्रकार से चलता था उसी प्रकार से चल रहा है। ग्राम पंचायतों में तो खरीदी नहीं की जा रही है और सहकारी समितियां बन रही हैं, तो बिल्कुल ऑनलाइन फायदेमंद जरूर है, लेकिन वहीं तक जहां तक किसान उसमें मतलब उसकी पहुंच हो वहां तक के। जैसे किसान के पास स्मार्टफोन नहीं है तो आज टोकन कटाने में परेशानी हो ही रही है। और जो टोल फ्री नंबर की वो बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं, यहाँ तो लोग आंदोलनरत हैं, उनको कहा जाके, आपको मुंगेली की बात मैं कर रहा था, आपको बताइए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जाके, उनके जो वहां पे चक्का जाम पे बैठे थे किसान, उन लोग को जाके टोल फ्री नंबर देंगे भाई, उस पर फोन करेंगे तब काम होगा। इतना चक्का जाम करके इतने न्यूजों में दिखाया जा रहा है, तब तक तो उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो बात यही है, कथनी और करने में काफी फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी के वो ना हो। और किसानों की हित की बात अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे गंधर्व जी की धान का कटोरा, तो आपको बता दूं, धान का कटोरा की जो बात करते हैं, तो धान का कटोरा इसलिए कहलाता है छत्तीसगढ़, क्योंकि पूरे देश की जो आपूर्ति छत्तीसगढ़ करता है। हमारी ही धान पूरे देश भर में पीडीएस का चावल बन के बांटी जाती है इस वजह से। लेकिन उसके बाद भी हमारे किसानों को कभी सम्मान नहीं मिला, कभी उतना उनको मूल्य नहीं मिला। लेकिन जब भूपेश बघेल जी ने 2500 का मूल्य दिया, तब जाके आप 2500 और 3000 की बात हो रही है। और उसके अलावा 2500 के अलावा इनपुट सब्सिडी भी दी, ये भी वो उस योजना को कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे नाम बदलें चाहे कुछ करें, उसे फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फायदा होना चाहिए, किसान को फायदा होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो किसान के हित में हो वो फैसले लिए जाएं। और जिस प्रकार से 15 साल रमन सिंह जी ने की सरकार में जो शोषण हुआ है किसानों का, वो आगे ना हो, यही हम उम्मीद करते हैं। और आगे हम होने भी नहीं देंगे। विपक्ष के रूप में हम हमेशा रूप से खड़े हैं।
बिल्कुल, एक अहम बात उन्होंने की है। डॉक्टर गंधर्व जी कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन ये प्रक्रिया पूरी की जाती है तो वैकल्पिक व्यवस्था भी किसानों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होती है तो हमने इसके पहले भी कई बार देखा है कि समस्याएं जाहिर तौर पर सामने आती हैं। कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था होगी किसानों के लिए? निश्चित तौर पे जिस प्रकार की भी समस्याएं सामने आ रही हैं, उनका निराकरण करने के लिए एक व्यवस्था वहां पर खड़ी की जाएगी। जो वहां पर सहकारी समिति के सदस्य हैं, जो वहां पर सहकारी समिति के कर्मी हैं, वो अन्य माध्यमों से उन किसानों का पंजीकरण और टोकन वितरण करवाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना धान खरीदा जाएगा। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी सिर्फ जनता को, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अभी मूल्य बढ़ गया, तो भाई जब मूल्य नहीं बढ़ा था हमने तो तब बढ़ाकर उनको 3100 रुपए कर दिया। जब मूल्य में वृद्धि नहीं हुई थी हम उसके पहले से वृद्धि बढ़ाकर दे रहे हैं। तो ये जो बातें करते हैं, इनकी जो कथनी और करनी की बात है, तो अपने समय पर इन्होंने चौमुखी भ्रष्टाचारी योजनाओं का निर्माण करके 5 साल तक जो छत्तीसगढ़ राज्य का शोषण किया, उसी के परिणाम स्वरूप आज ये विपक्ष में बैठे हैं। और आज भी ये विपक्ष में बैठकर सिर्फ और सिर्फ जनता हितों के कार्यों में रुकावट पैदा करने की कोशिश, प्रयत्न करते रहते हैं। बिल्कुल, ये तो जाहिर बात है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति नहीं होती। ये मुद्दा भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात है कि दोनों ही दल, हमने देखा कि किसानों की हितैषी यहाँ पर नजर आए और यही उम्मीद की कि किसानों को कोई भी असुविधा ना हो, उनकी जो खरीदी है वो सुचारू रूप से यहाँ पर हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सहकार से समृद्धि, यही ध्येय वाक्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और इसी को लेकर काम किए जा रहे हैं कि हर पंचायत पर सहकारी समितियों का निर्माण हो। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, क्रेडिट की होड़ यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन आगे किसानों के लिए जो योजना है कितनी फायदेमंद साबित होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।